अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन का एक बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है और बिल्कुल समझ लो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। अगर ये टॉपिक क्लियर होगा तो बाकी सारे बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। और वो टॉपिक है ग्रेविटेशन का। और ग्रेविटेशन के साथ साथ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको किस तरह से फॉर्मुलेट किया गया और किस तरीके से न्यूटन ने उसको एक्सप्लेन करा, इस बारे में भी डिस्कशन करना है इस वीडियो के अंदर। तो देखो, अगर न्यूटन का सारा वर्क देखो ना, तो न्यूटन का सारा वर्क जो स्टडी किया हुआ था उसने उस टाइम, वो था मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड मोशन ऑफ मून। किस तरीके से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन एंड किस तरीके से मूव करते हैं मून अराउंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, ये सब वो स्टडी कर रहा था। लेकिन देखो 1666 में न्यूटन ने ये अज्यूम करा और ये बात आई उसके जहन में, और फिर बाद में उसने इस बात को प्रूव भी करा कि एक्चुअली जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है पेड़ से सेब को गिराने के लिए, वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है मून को रिवॉल्व कराने के लिए अराउंड अर्थ। कहने का मतलब यह है कि न्यूटन ने कहा कि कोई अलग अलग दो फोर्सेस नहीं है, ये एक्चुअली एक ही फोर्स है जिसको उसने नाम दिया ग्रेविटेशन का। और फिर बाद में उसने बताया कि एक्चुअली इस यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, और जब हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, और उस ग्रेविटेशन की दो मिसालें आपके सामने कि मतलब जो है वो मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ और सेब गिर रहा है ज़मीन की तरफ। सेम फोर्सेस हैं लेकिन दो अलग अलग काम कर रही हैं। लेकिन न्यूटन का मानना था कि ये सेम फोर्स है और उसको प्रूफ करने के लिए ही ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। और किस तरह से फॉर्मुलेट करा उसको देख लेते हैं। तो न्यूटन ने स्टार्ट करा विद द ह्यूजेंस फार्मूला। न्यूटन ने कहा कि मैं इन दोनों के ऊपर यानी कि मून के ऊपर भी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो अप्लाई कर रही है अर्थ, और जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही होगी या जो भी एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है एप्पल के ऊपर, वो कैलकुलेट करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ रिलेशन बन ही जाएगा। तो न्यूटन ने स्टार्ट करा विद द फार्मूला ह्यूजेंस फार्मूला, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर। ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन अब थोड़ा सा उसको चेंज करना था, तो क्या किया गया, किया ये न्यूटन ने कि वी को रिप्लेस कराया। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे एक सर्कुलर मोशन की, तो उसमें बॉडी लेट से एक पूरा डिस्टेंस कवर कर रही है, पूरा एक सर्कुलर पाथ कवर कर रही है। अब सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है सरकमफेरेंस के। ठीक है, तो जो v का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आएगा 2πr, क्योंकि वही डिस्टेंस कवर कर रही होती है बॉडी जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल करती है। और कितने टाइम में करती है तो उसको हम शो कर देते हैं कैपिटल टी से। तो हमारे v का फॉर्मूला आ जाएगा कितना, 2πr ओवर t। और जब इस फॉर्मूले को पुट करेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर में, तो एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल, तो फॉर्मूला बन जाएगा 4π स्क्वायर आर और अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है टू फाइंड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर इसी फॉर्मूले को लिखा जाए फॉर मून, तो देखो 4 और पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन जो रेडियस है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ मून, और जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ मून। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो रेडियस ऑफ मून लिख रहा हूँ ना मैं, एक्चुअली ये डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ मून जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं RM से। और बाकी टी जो है ना उसका टाइम पीरियड है, यानी कि मून कितनी टाइम में अपना एक रोटेशन मुकम्मल करता है। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। RM की वैल्यू है 3.84 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 किलोमीटर्स। ठीक है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ मून, और इसको ऑर्बिट रेडियस ऑफ द मून भी कहा जाता है। और टाइम पीरियड यानी कि कितनी देर में एक राउंड मुकम्मल करता है मून अराउंड अर्थ, तो वो है 27.3 डेज, जिसको अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा 2.36 10 रेज टू द पावर 6 सेकेंड्स। और जब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वाली, तो जो आएगी एक्सेलरेशन ऑन द मून वो आ जाएगा 2.72 10 रेज टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके वैल्यू आ गई है यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी मून के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो फिर न्यूटन ने क्या किया कि यही एक्सेलरेशन मालूम करी ऑन द एप्पल जो कि ट्री पर मौजूद है। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है कितनी होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर ऑब्जर्व करो तो ये जो दोनों हैं, जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आई ऑन द सरफेस ऑफ मून और जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है ऑन द एप्पल, तो ये जो दोनों हैं इन दोनों के अंदर एक पर्टिकुलर रिलेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो है वो बराबर आ रहा है 1/60 के स्क्वायर के।
ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों का रेशो फाइंड किया जाए तो 1/60 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसकी की गई कि अगर आप ये तो हमने बनाया है रेशो AC/G का, AC/G बराबर आ रहा है 1/60 के स्क्वायर के, और सेम रेशो आता है अगर हम डिस्टेंस के स्क्वायर को डिवाइड करा दें, यानी कि जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि 6.38 10⁻³ किलोमीटर, इसके स्क्वायर को अगर डिवाइड करा दें, वो जो ऑर्बिट रेडियस था मून का, यानी कि 3.84 10⁻5 किलोमीटर के स्क्वायर से, तब भी आंसर आएगा 1/60 का स्क्वायर। तो इससे क्या बात जाहिर हो रही है? इससे ये बात जाहिर हो रही है कि रेशो जो आ रहा है एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून AM/G, वो बराबर आ रहा है RE स्क्वायर डिवाइड बाय RM स्क्वायर के, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय ऑर्बिट रेडियस ऑफ द मून। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो एक्चुअली डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि आप राइट हैंड साइड पे देखो तो दोनों का रेसिप्रोकल लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है तो फोर्स भी इसी पर डिपेंड कर रही होगी। तो क्योंकि जो पूरी स्टेटमेंट बन जाती है सबके बाद वो ये बनती है कि everybody in this universe attracts another body with a force known as gravitation, and this force is directly proportional to the product of magnitudes of masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. तो ये जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि हमें ये बात पता चली कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है ग्रेविटेशन की, वो इनवर्सली डिपेंड करती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी चीज जो स्टडी करी कि ये फोर्स डिपेंड कर रही है मासेस पर, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, और जब और ज्यादा स्टडी किया तो पता चला कि यही फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दरमियान में आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट कर रही हो, उनके मासेस के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। यानी कि हमारे पास दो रिलेशन आ गए, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इस केस के अंदर हो जाएगा m1 इंटू m2 पे डिपेंड कर रही है, और इनवर्सली डिपेंड कर रही होती है दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, और इस केस के अंदर वो डिस्टेंस r के बराबर है। तो ये हो जाएगा जो फोर्स डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है इनवर्सली टू द r स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा f प्रोपोर्शनल है किसके, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और फिर जब स्टडी करा न्यूटन ने और भी साइंटिस्ट थे जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो पता चला कि जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट बराबर है कैपिटल G के, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट के बारे में बात याद रखनी है कि पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। ये कांस्टेंट जो है पूरे यूनिवर्स में सेम है, जिसकी वैल्यू बहुत सारे लोगों ने निकाली। सबसे पहले जो है वो लॉर्ड कैवेंडिश ने निकाली, फिर पॉइंटिंग ऑफ बॉयज़ ने थोड़ी सी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, और आज जो वैल्यू हम इसकी इस्तेमाल करते हैं कैपिटल G की, वो होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब एक बात, अगर न्यूटन कह रहा है कि ये जो फोर्स है ये इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो भाई बात ये है कि अगर वो वाकई डिपेंड कर रही है और वो इस यूनिवर्स में हर बॉडी पर अप्लाई हो रही है, तो हम क्यों नहीं फील करते? ठीक है, हमें क्यों नहीं कोई वॉल अट्रैक्ट कर रही होती, या हम क्यों नहीं एक दूसरे, दो ह्यूमंस क्यों नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते? क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है कि सारी की सारी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो बात ये कि बात गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप इस फॉर्मूले के अंदर जो G की वैल्यू देखोगे ना, कैपिटल G, वो है 10⁻⁻11, यानी कि नहायत ही छोटी वैल्यू। तो फोर्स अगर आती भी होगी प्रोडक्ट ऑफ मासेस को मालूम करके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को कैलकुलेट करके वो आती होगी, तो कुछ एक अमाउंट होगा, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई होती है इतनी छोटी वैल्यू के साथ, कितनी छोटी वैल्यू, 0.0000000000667, तो क्या वैल्यू रह जाएगी उसकी? तो याद रखना है कि फोर्स हम क्यों नहीं महसूस करते अपनी डेली ऑब्जर्वेशन में। वजह ये कि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और कब हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जब हम बहुत ही हैवी बॉडीज़ की बात करते हैं, यानी कि अर्थ और अपने लिहाज से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्रेविटेशन पाई जाती है, मून और अर्थ के लिहाज से, सन और अर्थ के लिहाज से, तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन फोर्सेस को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और बिल्कुल समझने में आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी पूरे चैप्टर के अंदर इस लॉ को अप्लाई करना है। कोई भी कन्फ्यूजन है लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।